एंड स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का जो सेशन होने जा रहा है, यहाँ पे हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं जल्दी से इन्वेंटरी टॉपिक को। ठीक है। इन्वेंटरी टॉपिक को लेके मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोगों के मन में बिल्कुल थोड़ी बहुत घबराहट होती है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसको लेके हम कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जिसको लेके हम काफी घबराहट में रहते हैं। ये दोनों ही चीजें हानिकारक है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर मैं ही रिवाइज करवाता हुआ चलूं, आपसे सुनते हुए चलो प्लस ब्लाइंडली, देन मेरा तो अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन आपका होगा कि नहीं, डाउटफुल, क्वेश्चन मार्क, है ना। सो एज अ रिजल्ट हम लोग अभी क्या करेंगे, हम यहीं पे इस वीडियो के साथ लाइव एक चार्ट बनाएंगे। यस, इन्वेंट्री का चार्ट, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप सब रेडी हो जाइए, एक पेज एक पेन लेके, और मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूं उस तरह से आप इस चार्ट को बनाते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक बार बता दूं कि मैं यहाँ पे रेफर करने जा रहा हूं अपने ही दिशा नोट्स को। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आज की डेट में मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आपने कोई भी बुक रेफर किया हो, मॉड्यूल रेफर किया हो या एनीथिंग रेफर किया हो, डोंट चेंज द बुक। ठीक है। आप लोग अपने ही बुक से चलिए, क्योंकि कंटेंट मोर और लेस सेम, बस तरीका फ्लो माइट बी डिफरेंट, बट द कंटेंट विल बी सेम। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। चलिए, तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से ऐसा एक चार्ट बनाना शुरू करें। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इन्वेंट्री को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन से चार हिस्सों में? मैंने पहला हिस्सा लिखा व्हाट, मतलब व्हाट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होंदा की है यार। अब यहाँ पे बड़ा आसान सा आंसर सबका आ जाता है, सर इन्वेंट्री तो स्टॉक होंदा है। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इतने से लिखने से इंस्टीट्यूट प्रसन्न नहीं होता ना। हमें इंस्टीट्यूट को जो प्रसन्न करना है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट प्रसन्न होता है AS2 की भाषा से। तो हमें थोड़ा AS2 की भाषा से इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है ये जानना जरूरी है। वहां पे लिख के रखेंगे, चार्ट को एक दिन पहले रिवाइज करने में काम में आएगा। वहीं पे दूसरा व्हाट नॉट, मतलब AS2 ये भी कहता है कि क्या क्या चीज इन्वेंट्री में नहीं आते। कहने का मतलब ये इन्वेंट्री जैसे दिखेंगे तो सही, लेकिन इनके ऊपर कोई और एएस कवर्ड है, इसलिए इन्हें स्पेसिफिकली AS2 से हटाया गया है। तो क्या क्या चीजें नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो इन पहले दो में हमें थियरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरे में हाउ रिकॉर्डेड, हालांकि ये प्रैक्टिकल एरिया है, लेकिन इस पे भी थियरी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कहने का मतलब अकाउंटिंग कैसे किया जाता है सर, डेबिट क्रेडिट क्या क्या कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप वहां पे देख रहे हैं, मैंने वहां पे दो सेक्शन बना के रखे हैं। वन इज फॉर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, वन इज फॉर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, आते हैं उसमें। और उसके बाद वैल्यूएशन, वैल्यूएशन में छोटा सा वहां पे लिख के रखा है लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो दो सेक्शन है वहां पे, एक सेक्शन में हम लिखेंगे कॉस्ट और एक में लिखेंगे एनआरवी। तो हम लोग देखेंगे कॉस्ट में कौन से अलग अलग मेथड्स हैं, और एनआरवी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज द होल चार्ट दैट यू विल बी मेकिंग, मैं नहीं बना रहा हूं। ओके, चलिए दोस्तों, तो वन बाय वन लेट्स बिगिन विद सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे अपने ही बुक में आ रहा हूं। यहाँ पे AS2 के मुताबिक व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मींस असेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरी बात, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। और तीसरी बात, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स सर्विस और सेल। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहला मतलब हुआ कि फिनिश गुड्स। ठीक है, जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, अब दो तरह की बातें हो सकती है, या तो वी आर अ ट्रेडिंग कंसर्न, या तो वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर हम एक ट्रेडिंग कंसर्न है, तो हम लोग सीधा सीधा सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। मान के चले मैं इस कैलकुलेटर में डील कर रहा हूं, तो मैं इसे खरीद रहा हूं, इसे बेच रहा हूं, दैट्स इट। बनाने का कोई झंझट ही नहीं। तो दिस इज द इन्वेंट्री फॉर मी। लेकिन किंतु परंतु अगर ऐसा नहीं है, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, लेकिन लैपटॉप में खरीद के नहीं बेच रहा हूं, मैं बना के बेच रहा हूं, आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, देन इन दैट केस इन्वेंट्री का जो अवतार होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा रॉ मटेरियल जो मैं खरीद रहा हूं। उसके अलावा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मुझे खर्चे लगे, वो सब कुछ काउंट होते हैं एज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा बाकी जब वो बन चुका है तो वो फिनिश गुड्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगे, एक तो फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग कंसर्न में सीधा फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिनिश गुड्स, और WIP मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स।
अगर किसी एक डेट पे वो अनफिनिश रह गया तो वो सेमी फिनिश गुड्स, और उसके अलावा क्या आ गया, रॉ मटेरियल। ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कभी कभी कुछ कंज्यूमेबल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल सोच के देखो, स्टेशनरी का सामान भी रखा रहता है, राइट? तो स्टेशनरी का सामान भी आएगा इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। आप किसी भी फैक्ट्री में जाओगे तो वहां पे सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं रखे रहते हैं, वहां पे और भी बहुत सारे मटेरियल रखे रहते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है। तो ये सब के सब कहलाते हैं इन्वेंट्री। ठीक है। तो आप वहां पे चार्ट में शॉर्ट में क्या लिख के रखेंगे, फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बातें याद रखना है, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल, दैट्स इट। ये चार्ट में आपको लिखना है। ओके। व्हाट के नीचे ये लिख दिया, व्हाट नॉट क्या नहीं है सर, ये चार नहीं है। तो ये चार कौन सा है, सबसे पहले डब्ल्यूआईपी इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, है ना, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिल्डिंग, या हम कोई फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या हम कोई डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली दीज आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इनमें वक्त लगता है, राइट? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, देन सम अदर एएस इज एप्लीकेबल। सर कौन सा, वो अभी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एएस 2 में ये नहीं आता, राइट? ठीक है सर, ये नहीं है। दूसरा, डब्ल्यूआईपी इन सर्विस इंडस्ट्रीज, जब सर्विस प्रोवाइड किया जाता है एज अ डॉक्टर, as a chartered accountant, as a company secretary, as a management accountant, as a sorry, my mistake, lawyer, as a lawyer, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस के लिए जो इन्वेंट्री देते हैं वो यहां नहीं आते। डब्ल्यूआईपी इन सर्विस इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर वाले डब्ल्यूआईपी की बात कर रहे हैं, वो यहां नहीं आता। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ब्रोकर है तो शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह जो भी आप होल्ड करके रख रहे हैं, ये यहां नहीं आता। और इसके अलावा खेती बाड़ी करने वाले लोग, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, है ना, उनके पास जो गाय बैल वगैरह होते हैं, या एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मिनरल ऑयल ओर्स, दिस इज रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है। तो ये सब चीजें एएस 2 में नहीं आते, राइट? चलिए, तो व्हाट एंड व्हाट नॉट, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट, हम देखेंगे हाउ रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने काफी अपने रेगुलर क्लास में काफी गहराई में जाके समझा है। हम लोगों ने अपने आप को सिर्फ किताबी नॉलेज तक का लिमिट नहीं किया। तो हाउ रिकॉर्डेड में सबसे पहली बात आप लोग को मैं चाहता हूं यहाँ पे ध्यान में रखें कि अकाउंटिंग जो किया जाता है, इसके लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि हमारा माइंड सेट क्या है। तो हमारा माइंड सेट के मुताबिक या तो वी आर फॉलोइंग द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, या तो वी आर फॉलोइंग द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंगली जो हमारा जर्नल एंट्री होता है वो अलग अलग होता है, राइट? तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं सर। चलिए देखते हैं। अब हम जो जानते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग, उसके मुताबिक हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का एक जर्नल एंट्री देख के रखते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड एंड परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, करेक्ट? जिससे कि हम ये जानते हैं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, दिस गेट्स कैरीड फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट असेट साइड, और वहीं पे हम परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिख देते हैं। ये दो इफेक्ट होते हैं जो फाइनल अकाउंट से हमें ध्यान में रहता है, राइट? लेकिन इससे थोड़े गहराई में अगर हम जाए, देन इन दैट केस अंडर perpetual and periodic inventory system, what happens? ध्यान से, सबसे पहले मैंने गुड्स परचेज किया। अगर मैं परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, जर्नल एंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या क्रेडिटर एज द केस में भी। ठीक है। और वहीं पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से परचेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश और बैंक इज क्रेडिटेड। तो हम लोग अक्सर इसी को देखते हैं, पीरियोडिक वाला, हम लोग परपेचुअल वाला अक्सर करते नहीं है। ठीक है। लेकिन ये दो अलग अलग ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गया और परचेज ऑफ गुड्स। अब इसके बाद मैं करता हूं सेल, परचेस करने के बाद मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं। तो जब मैं सेल कर रहा हूं, जर्नल एंट्री पीरियोडिक और परचेज परपेचुअल में यहां पे फर्क नहीं है, यहां पे बिल्कुल सेम है। तो यहां पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे कैश या डेटर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, चाहे हम परपेचुअल की बात करें चाहे हम पीरियोडिक की बात करें, एंट्री सेम है। लेकिन अब जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हर एक सेल के बाद हम एक बार हिसाब लगाते हैं। किस सिस्टम में कहा मैंने, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में मैं हर एक सेल के बाद एक बार रुकूंगा और मैं देखूंगा कि भाई मैंने कौन से गुड्स बेचे, है ना, कौन से गुड्स बेचे, और उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लूंगा इन सीओजीएस। ये सिर्फ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में होगा, ऐसा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में नहीं होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस।
तो देखिए, इसके बाद जैसे ही मैंने सेल किया, आफ्टर ईच सेल आई विल रिकॉर्ड एन एंट्री फॉर इन्वेंट्री आउटफ्लो यानी सीओजीएस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा या तो FIFO या LIFO या एवरेज जो भी है, ये मेथड को अप्लाई करते हुए मैं वैल्यूएशन करूंगा और मैं कैलकुलेट करूंगा द वैल्यू ऑफ द गुड्स दैट आई हैव सोल्ड, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स दैट आई हैव सोल्ड, और उसी का इमीडिएटली एंट्री पास किया जाएगा, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। ओके, तो दोस्तों यहां पर जल्दी से एक बार क्विकली हम लोग इसे देख लेते हैं। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने खरीदा, मैंने गुड्स को रिकॉर्ड कर लिया यहां। ठीक है, अब मैं एक एक करके लिखता हुआ चलूंगा, जैसे 100 यूनिट्स खरीदे, 200 खरीदे, 300 खरीदे, 400 खरीदे, जो भी खरीदा, ठीक है, जो भी रेट पे खरीदा वो यहां पे मैं लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही मैंने सेल किया, तो मैं सेल्स अकाउंट में उसे लिख दूंगा, जैसे मान लो मैंने 500 यूनिट सेल कर दी, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब जैसे ही मैंने लिखा, इमीडिएटली मैं इसका इफेक्ट दिखाऊंगा इन सीओजीएस। जैसे ही मैंने सेल किया वैसे ही फौरन, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करूंगा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा, सर ये जो 500 मैंने बेचे इनका कॉस्ट क्या है ना, तो मैं वो कहां से ढूंढ के निकालूंगा, यहां से इन्वेंट्री अकाउंट से। अब डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं। अगर मान लो मैं फीफो फॉलो कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले वो 100 यूनिट्स लूंगा, ये वाले, ठीक है, उसके बाद ये 200 यूनिट्स, ठीक है, और उसके बाद 300 हो गया ना, यहां से केवल 200 यूनिट्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस इज फीफो। ठीक है, ये मैं कहां लिख के रख रहा हूं, इन सीओजीएस अकाउंट, और इन्वेंट्री अकाउंट से इनको मैं निकाल दूंगा। समझ रहे हो बात को, क्या कर रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग इट आउट फ्रॉम इन्वेंटरी अकाउंट एंड आई एम टेकिंग इट टू द सीओजीएस अकाउंट। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ा, इससे मेरे पास यहां पर बैलेंस पता चल गया कि मेरे पास एग्जैक्टली कितना इन्वेंट्री पड़ा है और कौन सा पड़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ के 100 और ये 400, ये मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है अगर मैं फीफो मेथड लगा रहा हूं तो। और वहीं पे ये जो सीओजीएस है, इस सीओजीएस की मदद से राइट नाउ मैं ये पता कर सकता हूं कि व्हाट इज माय प्रॉफिट, बिकॉज आई नो द सेल वैल्यू हियर एंड आई नो द कॉस्ट हियर। तो ये कॉस्ट और सेल वैल्यू को मैं कंपेयर करके पता कर सकता हूं व्हाट इज माय प्रॉफिट, एंड दिस कैन बी डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, राइट। यस, लेकिन सर हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ऐसा नहीं करते। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम सिर्फ परचेज की एंट्री करते हैं और सेल्स की एंट्री करते हैं, बस खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट करते हुए चलेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करते हुए चलेंगे, बस ऐसे ही चलता जाएगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सडनली अगर किसी ने मुझे पूछ लिया, ओ बताओ यार प्रॉफिट कितना है, आ जो गुड्स तुसी बेचे हो, आ गुड्स विच तुसी कितने प्रॉफिट कमाए हो, तो मैं बता नहीं पाऊंगा, आई डोंट नो। ठीक है, क्यों नहीं पता, अरे यार मैं कौन से गुड्स बेच रहा हूं ये थोड़ी ना पता है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये सारे यूनिट्स मैंने एक ही रेट पे खरीद के रखे तो मुझे दिक्कत नहीं जाएगी, फिर तो मैं बता दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना यार, आप सोच के देखो ना यार, हमारा मार्केट जिस तरह का है, मार्केट में रेट्स हमेशा बदलते हुए चलते हैं, राइट। तो एज अ रिजल्ट अगर यहाँ पे परचेज अलग अलग रेट पे हुआ है, तो भैया मैंने कौन से गुड्स बेचे, मान लो मैंने गुड्स कुछ खरीदे एट रेट 10, कुछ खरीदे एट रेट 11, कुछ खरीदे एट रेट 12, कुछ खरीदे एट रेट 13, और मैंने इनको बेचा है 20 में, है ना। अब कितना प्रॉफिट कमाया बताओ मुझे, प्रॉब्लम आया। अब मैंने अगर 10 वाले को बेचा तो 10 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमाया, अगर मैंने 11 वाले को बेचा तो 9 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमाया, अगर मैंने 12 वाले को बेचा तो 8 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमाया, अगर मैंने 13 वाले को बेचा तो 7 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट कमाया, तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि कौन सा बेचा सर, गेटिंग मी। सो दैट इज द इशू। तो यहां मैं इस सीओजीएस का कौन सा यूनिट्स बेचा, इसका एंट्री मैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा सर, प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा एंड में, सर कैसे, यहां मैं डिपेंडेंट रहूंगा ऑन द फिजिकल स्टॉक टेकिंग। तो मैं एंड में जाऊंगा, गोडाउन में काउंट करूंगा कि सर कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये इतने इतने पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला होगा मेरा स्टॉक। ओके, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, स्टॉक को डेबिट कर दूंगा, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो घूम फिर के क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ना,
तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी रह सकता है, कुछ परचेजेस भी रह सकता है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रह सकता है। इन सबकी मिली भगत से मैं लास्ट में कैलकुलेट करूंगा सीओजीएस। देखिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस यहां लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को यहां लिखते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसा कहता हूं कि मैं ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहा हूं? कहना इसे, इसी को हम सीओजीएस कहते हैं, है ना? अब जरा समझने की कोशिश करना। इस सीओजीएस कैलकुलेशन में क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन से तय किया जाता है। मुझे ये नहीं पता कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेक्निकली कितना होना चाहिए, बट वॉट एवर इज कैलकुलेटेड, दैट इज कैलकुलेटेड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि फिजिकली अगर मैं उसके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, देन जस्ट इमेजिन, कहना ऐसे कि थोड़े से गड़बड़ घोटाले भी होते हैं वहां पे, चोरी भी तो होते हैं ना थोड़े बहुत। तो ये सब चीजें पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में सिंस आई एम रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड, ये अगर कोई चोरी चकाटी कुछ भी हुई, एक झटके में पकड़ा जाएगा। ठीक है? ओके, चलिए दोस्तों, तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक। बट स्टिल आपको ज्यादातर इसके ऊपर सिर्फ एक थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो थियरी क्वेश्चन कुछ इस तरह का डिफरेंशियल डिफरेंस बिटवीन आता है, जो मॉड्यूल में आप लोगों ने देखा होगा। मैं भी आपको मॉड्यूल से ही दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात, ये फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। कौन सा मेथड फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है? पीरियोडिक, जो कि परपेचुअल में नहीं होता, क्योंकि परपेचुअल में हम लोग पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग परपेचुअल इन्वेंटर सिस्टम में कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द कॉस्ट ऑफ द सेल्स, और ये पीरियोडिक इन्वेंटर सिस्टम में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। Okay, then cost of goods sold is taken as a residual figure because we calculate the closing stock. Physically we count, and COGS is calculated in the form of a formula. लेकिन यहाँ पर it directly determines the COGS. कौन से में? Perpetual inventory system में। ठीक है? इसके अलावा cost of goods sold includes loss of goods. क्यों? क्योंकि पकड़ा नहीं जाएगा ना लॉस। लेकिन परपेचुअल में ऐसा नहीं होता, परपेचुअल में सारे लॉस पकड़े जाते हैं। ठीक है? फिर अंडर दिस मेथड पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंटरी कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है ना। आप अगर फिजिकल काउंट पे डिपेंड कर रहे हो तो कैसे पॉसिबल करोगे? लेकिन परपेचुअल में इन्वेंटरी कंट्रोल इज पॉसिबल। देन सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। पीरियोडिक सस्ता है, इजी है यार, ज्यादा झमेला नहीं है। लेकिन परपेचुअल में भाई आपको कंटिन्यूस रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो इट इज कॉस्टलियर, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है? एंड पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी, एंड ऑफ द ईयर में होता है। क्लोजर ऑफ एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है? क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ऐसा नहीं, वो बिजनेस मत लिखना वहां पे। ठीक है? एंड वहीं पे अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, तो वहां पे हम लोग किसी भी वक्त में कभी भी इन्वेंटरी भी पता कर सकते हैं, कभी भी प्रॉफिट भी पता कर सकते हैं। राइट? सो दैट इज परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक। ओके, चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यूएशन? है ना? तो वैल्यूएशन वाले पार्ट के लिए मैं सीधा यहां पे आ रहा हूं। देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन इज डन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। नाउ यहां पर एक बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। एएस2 जो हमें कहता है, एएस2 हमें कहता है कि भाई हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, और हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, है ना? तो अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, देन इन दैट केस इन सब का एक साथ हमें कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है, कि आइटम वाइज आइटम करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए मेरे पास प्रोडक्ट ए है, सॉरी, मेरे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, और इनका टोटल। ठीक है? तो सपोज मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया, अब देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। इसका कॉस्ट है 100, इसका कॉस्ट है 200, इसका कॉस्ट है 300। ठीक है? सबका टोटल हो गया 600। और एनआरवी, ये भी हमने वैल्यू किया, तो मान के चलो इसका वैल्यू है, एनआरवी है 90, इसका एनआरवी है 250, और इसका एनआरवी है 380। ठीक है? चलिए ठीक है। तो अब अगर मैं इन सबका टोटल ले लूं तो कितना रहा? 380 प्लस 250 कितना हो गया? 580, 630 एंड प्लस 90, 720, ऐसे ही कुछ आ रहा है शायद से, है ना? मैं पापा कैलकुलेटर में देख लेता हूँ, वरना बाद में कमेंट में आप लिखोगे सर ये गलत है। हाँ जी, 720, है ना? चलो, तो अब मैंने क्या लेना चाहिए फिर? इन्वेंट्री का वैल्यू। इन्वेंट्री का वैल्यू मैंने 600 लेना चाहिए। कॉस्ट और एनआरबी विच इज लोअर। कहने का मतलब, शुड आई फोकस ऑन द टोटल, और मैंने कॉस्ट और एनआरबी को कंपेयर करना चाहिए आइटम वाइज आइटम, यानी ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। क्या करना चाहिए?
तो यहाँ पे एएस टू कहता है आइटम वाइज आइटम जाओ। कहने का मतलब मैं ए के लिए देखूंगा, ओके कॉस्ट एट एनआरबी विच इज लो, लोअर इज 90। बी कॉस्ट एट एनआरबी विच इज लो, लोअर इज 200। सी कॉस्ट एट एनआरबी विच इज लो, लोअर इज 300। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? 90 प्लस 200 प्लस 300, ये कितना हो गया? 590। गेटिंग मी? इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री के बारे में एएस टू क्या कहता है। अब एक एक करके अगर हम आए कॉस्ट और एनआरवी पे, तो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट सिंपली मींस हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, अब अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात की जाए तो इट इज नथिंग बट अ बिल अमाउंट, और बिल अमाउंट में हम ऐड करेंगे गुड्स को अपने गोडाउन में लाने के लिए जो भी खर्चे लगे, जैसे कंसाइनमेंट में जो नॉन रिकरिंग कहते थे ना, वही यही है। ठीक है, तो गुड्स को अपने पास लाने के लिए जो भी खर्चे लगे वो सारे के सारे यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, टैक्सेस भी यहाँ पे जोड़े जाएंगे अगर इट इज इसमें मुझे क्रेडिट नहीं मिला। टैक्स के बारे में याद रखना, जो भी टैक्स है उसमें से क्रेडिट माइनस करने के बाद अगर कुछ बचा तो वही यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, अगर पूरा का पूरा क्रेडिट मिल गया देन कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये चीज मैंने आपको क्लास में बताया था। एज्यूम करो जस्ट अ कैशबैक एग्जांपल, आपने 5,000 रुपए कहीं पे खर्च किया और आपको 5,000 का कैशबैक मिल गया, तो आपका खर्चा क्या हुआ? जीरो ना। लेकिन अगर आपने 5,000 खर्च करके आपको 3,000 का कैशबैक मिला, तो आपके जेब से 2,000 गए, आपका खर्चा क्या हुआ? 2,000। तो ये जो क्रेडिट मिलता है टैक्स का, इसको एग्जैक्टली उसी तरह से मानो जैसे कैशबैक मिलता है। ठीक है, तो जो भी आपने खर्चा किया उसके ऊपर से कुछ कैशबैक जैसा मिला, ऐसा मान लो क्रेडिट मिला। ठीक है, तो अगर कुछ बचा तो दैट इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। अगर पूरा का पूरा आपको क्रेडिट मिल गया तो नथिंग इज योर कॉस्ट। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपको यहां पे लगेगा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? कन्वर्जन कॉस्ट में आता है एक तो डायरेक्ट लेबर, दूसरा आता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आते हैं इन कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब के सब काउंट किए जाएंगे इन कैलकुलेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न है तो बिल अमाउंट प्लस इनवर्ड कॉस्ट, दैट्स इट। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बिल अमाउंट प्लस इनवर्ट कॉस्ट, ये सब होगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, प्लस वेजेस जो कि फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए लगा, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये सबको इंक्लूड किया जाएगा इन द कॉस्ट इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट। अब व्हाट इज एनआरवी? एनआरवी डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में जिसमें हमारे लिए काम का है फिनिश गुड्स। लेकिन फिर भी मैं एक बार बताते रहो जल्दी से अबाउट डब्ल्यूआईपी एज वेल एज रॉ मटेरियल। तो अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करता हूं तो फिनिश गुड्स के केस में सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस टू मेक द सेल। जैसे मान के चलिए मेरे पास ना ये फोन है, ये फोन है। ठीक है, ये फोन को मैं बेचना चाह रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं उस फोन से, मेरे को बेचना है। ठीक है, मैं बेचने जा रहा हूँ, ऐसे ही बोला खरीदना है खरीदना है। अब सेकंड हैंड है यार, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, और खरीदने को भी तैयार है तो बहुत कम पैसे ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं सबके सब। मैं बोल रहा खरीद ले भाई खरीद ले भाई, और सब बढ़िया एकदम कम से कम दाम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, बोल रहा है कि अरे सर आप टेंशन मत लो, मैं इसको ना अच्छे प्राइस में बिकवा दूंगा, बस मेरा 1,000 रुपए कमीशन होगा। तो उस बंदे ने मुझे 50,000 में सेल करवा दिया, मान लो ऐसा। ठीक है, लेकिन बदले में उसने 1,000 रुपए कमीशन लिया ना, तो नेट मेरे लिए कितना आया? 49,000। दैट इज व्हाट इज एनआरबी। ठीक है, द सेल प्राइस माइनस द एसेंशियल एक्सपेंस टू मेक द सेल। ओके, तो एनआरबी। ओके, अब दैट इज व्हाट इज फिनिश गुड्स, इतना ही हमारे लिए काफी है। लेकिन फिर भी एक बार सिर्फ सुन के रख लो, बाद में भूल जाना मतलब सुन के रख लो, बाद में ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, ऐसे ध्यान में रखो। व्हाट अबाउट डब्ल्यूआईपी? इफ द गुड्स इज डब्ल्यूआईपी, देन डब्ल्यूआईपी का एनआरबी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वी टेक द सेल वैल्यू माइनस द एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज डब्ल्यूआईपी, इसलिए कुछ और भी खर्चे लगते हैं, इसलिए माइनस द कॉस्ट इंकर टू कंप्लीट, जो अभी भी तक खर्चे नहीं लगे डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो कॉस्ट मुझे आगे चल के लगने वाले हैं वो भी माइनस करना है। तो दैट इज व्हाट इज एनआरवी इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी। ठीक है, और इन केस ऑफ रॉ मटेरियल सिंपली स्पीकिंग द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब ये सिर्फ सुन के रख लो, क्योंकि अगर ट्रू एंड फॉल्स वगैरह में पूछा तो शायद काम में आए, अदरवाइज कोई काम का नहीं, और वो भी शायद ही आए। ठीक है, चलो, तो दैट इज एनआरवी। ओके, नाउ वन बाय वन इफ वी गो टू द कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट मेथड्स। तो पहला है सिम, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये क्या होता है? अगर हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है, अलग है, देन इन दैट केस हम अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टेबल है, सारे टेबल अपने आप में अलग है, तो इनमें हम लोग अप्लाई करेंगे सिम। जैसे आप देख रहे हैं पहला टेबल 10,000 का है, दूसरा 15
यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1 बच गया, 3 बच गया, तो 1 का 10,000, 3 के 18,000, ये दोनों मिला के 28,000। ठीक है, yes, so that is how we will be calculating specific identification method. Now let's come to FIFO. FIFO में क्या हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वही पहले जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक शॉर्टकट याद रखना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन स्टेज इन इन्वेंट्री। ओके, तो फीफो लिश, ओके, फीफो लिश, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन स्टेज इन इन्वेंट्री। ओके, फीफो एंड लिश, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, जैसे मैंने 10 गिटार पहले खरीदे 8,000 में, फिर 6 गिटार खरीदे 9,000 में, फिर 4 गिटार खरीदे 10,500 में। अब मैं जो भी बेच रहा हूं, अगर मैं फीफो लगा रहा हूं, तो मैं पहले वो 10 गिटार बेचूंगा 8,000 वाले, वो बिकने के बाद ही मैं 6 गिटार को हाथ लगाऊंगा 9,000 वाले, और वो क्लियर होने के बाद ही मैं 4 गिटार को हाथ लगाऊंगा 10,500 वाले। दिस इज व्हाट इज फीफो। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग रिलेट करते हुए चलते हैं, जिसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे। ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम जाता है भाई, है ना। चलिए, इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे फीफो मेथड का एक मैजिकल मेथड है, सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल इन्वेंटरी से कैलकुलेट करो या पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से कैलकुलेट करो, आपका प्रॉफिट, आपका क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ फीफो में होता है, ऐसा बाकियों में नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूं लीफो में। लीफो में क्या होगा, अब मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाले को पहले बेचूंगा। तो अगर मैं बेच रहा हूं तो मैं पहले कौन सा बेच रहा हूं, मैं ये 4 गिटार 10,500 वाले जो वो बेच रहा हूं, उसके बाद 6 गिटार जो 9,000 वाले वो बेच रहा हूं, उसके बाद 10 गिटार जो है 8,000 वाले वो बेच रहा हूं। गेटिंग मी। अब ये जो होता है इसमें थोड़ा सा एक फर्क है ऑफ परपेचुअल एंड पीरियोडिक, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। क्या, देखिए, अगर मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं परपेचुअल मेथड, परपेचुअल मेथड, तो मैं डेट्स पे भी ध्यान दूंगा। तो देखो, ध्यान से देखो, मेरा पहला सेल कब हुआ, देखो जरा जरा ध्यान से, पहला सेल कब हुआ, क्या दिख रहा है आपको, पहला सेल हुआ है 10 मई को, पहला सेल हुआ है 10 मई को, 10th ऑफ मई। अगर मैं 10th ऑफ मई को सेल कर रहा हूं ना, तो जरा ध्यान से देखना, 10th ऑफ मई को मेरे पास सिर्फ यही वाले गिटार थे, है ना, क्योंकि ये 6 गिटार और ये 4 गिटार मैंने 12 मई और 18 जून को खरीदे। तो 10 मई को अगर मैं बेच रहा हूं, जिस डेट में मैं बेच रहा हूं, उस डेट में मेरे पास सिर्फ एक ही गिटार था 8,000 वाला, दैट्स इट। तो यहां पर मैंने अगर वो बेचा होगा तो कौन सा बेचा होगा, वही बेचा होगा, कौन सा, 8,000 वाले। गेटिंग मी। उसके बाद मैंने बेचा है 30 जून को, जब मैंने 30 जून को बेचा, तो मेरे पास ये 8,000 वाले 2 गिटार बचे हुए हैं, क्योंकि 8 ही बेचे थे। मेरे पास ये 6 गिटार 9,000 वाले भी बचे हुए हैं, और ये 4 गिटार भी है मेरे पास। तो अब मैं लगाऊंगा लीफो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ यार, वो 4 गिटार 10,500 वाले बेचे और 2 गिटार 9,000 वाले बेचे, दिस इज वॉट इज लीफो हियर। ठीक है, अब ये मैंने परपेचुअल के मुताबिक किया, लेकिन पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता। पीरियोडिक में सीधा वी टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर पीरियड, जैसे पूरा 30 जून, है ना, ये पहला क्वार्टर एंड। तो क्वार्टर एंड में हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, तो मैं सब एक साथ देखूंगा, सब एक साथ देखूंगा, मतलब क्या, मैं यहाँ पे डेट्स को इग्नोर करूंगा। अब मैं देखूंगा कि चलो सर, 8 गिटार प्लस 6 गिटार सब मिला के 14 गिटार हम लोगों ने सेल किए, राइट। तो वो 14 गिटार कौन से बेचे, मैं सब एक साथ देख रहा हूँ, सब एक साथ देख रहा हूँ, तो मुझे लास्ट में ये दिख रहा है, तो मैं कहूंगा 14 में से 4 ये गए, 6 ये गए, और बाकी के 4 यहां से गए। अब इससे क्या होगा कि मेरे आंसर में फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने, दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेना मेरी बात, अगर मान के चलो आप लोगों ने फीफो लीफो प्रैक्टिस करते वक्त परपेचुअल और पीरियोडिक में भेदभाव नहीं किया, आपने सिर्फ प्लेन क्वेश्चन सॉल्व किए, तो अब मत सोचना इसके बारे में, प्लीज, दिस इज नॉट अ टाइम टू लर्न एनीथिंग न्यू। ठीक है, लेकिन आपने अगर इसको पढ़ा हुआ है तो उनके लिए मैंने ये रिवाइज करवाया। ठीक है, मैंने क्लास में करवाया हुआ था, मैंने वो रिवाइज करवा दिया कि दोनों में क्या फर्क होता है, एंड आई होप यू इजिली आर एबल टू रिमेंबर दैट। ओके, चलिए, हमने ये क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे यहाँ पे, परपेचुअल पीरियोडिक दोनों में। सिंपल एवरेज भी किया था, हालांकि सिंपल एवरेज अभी देखने की जरूरत नहीं है। वेटेड एवरेज, अब वेटेड एवरेज में भी क्या होता है, वेटेड परपेचुअल, वेटेड पीरियोडिक, ऐसे दो तरह के सिस्टम होते हैं। वेटेड परपेचुअल में क्या होगा, आफ्टर एवरी परचेज आई विल बी कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज ऑफ द रेट। कैसे कैलकुलेट करूंगा, जैसे यहाँ पे 10 गिटार है 8,000 के, तो 80,000 हो गया, यहाँ पे 6 गिटार हो गए 9,000 के, ये जो भी आया 72,000 हो गया। तो इन सब का टोटल लेके आई विल टोटल ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द यूनिट्स, दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज रेट। बट इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ओनली इफ इट इज वेटेड परपेचुअल। ठीक है, अब अगर मैं वेटेड पीरियोडिक लगा रहा हूं तो ऐसा नहीं होता, मैं सब के सब का एक साथ एक सिंगल एवरेज निकालूंगा, सारे के सारे गुड्स का एक सिंगल एवरेज, दैट इज व्हाट इज पीरियोडिक। ठीक है, चलो, अब ये वेटेड वेटेड भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ही होगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मैं सीधा आगे बढ़ जा रहा हूं फिलहाल।
ठीक है, फीफो लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सब हो जाने के बाद लास्ट में आ जाते हैं हम लोग एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में, विच इज द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, आल्सो कॉल्ड एज अ रिटेल प्राइस मेथड। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, चलो देखते हैं। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग सबसे पहली बात इन उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रीसेलर्स होते हैं, आई मीन सेलर्स होते हैं, रिटेलर्स आई मीन से। तो इनका क्या रोल होता है जरा समझो। इनको कॉस्ट वॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग उतना आप समझे ना समझे, लेकिन बेचना कितने में है दे ऑलवेज नो दैट। ठीक है, तो ये इनपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है कि ओपनिंग स्टॉक मतलब मेरे पास पहले से जो स्टॉक रखा हुआ है प्लस मैंने जो परचेज किया, तो मेरे पास पहले से कुछ रखा हुआ है और मैंने कुछ परचेस किया, ये दोनों मिला के हो गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन दोनों के टोटल को ही मैं कहता हूं व्हाट आर द यूनिट्स दैट आर अवेलेबल विद मी। ठीक है, अब इन यूनिट्स को या तो मैं बेचूंगा या तो मेरे स्टॉक में रह जाएगा, है ना। चलो, तो अब अगर मैं ये सेल्स में से प्रॉफिट एलिमेंट हटा दूं तो मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई वांट टू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट। सर ये 10,000 कहां से आया, 500 पहले से थे, 500 अभी खरीदे। ठीक है, तो मेरे पास बेचने के लिए कितने अवेलेबल है, टोटल मिला के 10,000। ठीक है, अब या तो ये बिकेंगे या तो नहीं बिकेंगे। तो अगर बिक गया तो उनका कॉस्ट को मैं कहता हूं सीओजीएस, और जो नहीं बिका उनके कॉस्ट को हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूनिट वाइज ये दोनों हमेशा मैच होंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ईदर आई कैन कैलकुलेट दैट एज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और आई कैन कैलकुलेट दैट एज सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मिल सकता है। और एक तरीका है यहाँ पे अगर हम लोग देख ले तो सर जी देखो सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस मिला के क्या होता है, मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अब ये या तो बिकेगा या तो नहीं बिकेगा, अगर बिक गया तो उनके कॉस्ट को मैं कहता हूं सीओजीएस, और जो नहीं बिका उनके कॉस्ट को मैं क्या कहता हूं, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों मिला के अल्टीमेटली विल लीड मी टू द सेम डेटा। ठीक है, या इसी को आप इस तरह से भी कहते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इसमें से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया, जरा देखिए ये प्लस ये और इसमें से ये हटा दिया तो क्या बचेगा, सीओजीएस, है ना। चलिए, तो ये हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे सीधा आपको रिवाइज करवा दूं स्टेप्स, अगर दोस्तों आप में से किसी ने भी अभी तक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को नहीं पढ़ा है, देन माय सजेशन इज जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स और एक बार कोशिश करके देखना। अगर आ गया देन गो अहेड, अगर नहीं आया देन एट दिस स्टेज मेरा तो सजेशन ये है कि यू शुड नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, तो फिर से स्किप कर देना और भगवान को दुआ करो कि ये एग्जाम में ना आए। ठीक है, चलिए एनीवेज, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के स्टेप्स क्या है। सबसे पहले स्टेप 1, आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कैसे कैलकुलेट करूंगा, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहेगा, परचेजेस क्वेश्चन में दिया रहेगा, जस्ट ऐड देम। स्टेप 1। स्टेप 2, मैं कैलकुलेट करूंगा ओवरऑल सेल्स। कैसे निकालूंगा ओवरऑल सेल्स, इसके लिए मैं देखूंगा द गिवन सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा, इन दोनों का टोटल को मैं कहूंगा ओवरऑल सेल्स। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में मैं कैलकुलेट करूंगा अ नोशनल ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करूंगा, स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, इस तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा नोशनल ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार नोशनल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो मैं उस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूंगा बाय टेकिंग द ओवरऑल सेल्स। हाँ, यानी स्टेप 3 डिवाइडेड बाय स्टेप 2 ओवरऑल सेल्स से कंपेयर करके आई विल कैलकुलेट ओवरऑल परसेंटेज। और लास्ट स्टेप में वॉट एवर इज द क्लोजिंग स्टॉक, मुझे कॉस्ट चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में दिया रहेगा सेल वैल्यू, उसमें से मुझे उस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट को माइनस करना है, हटा देना है, हेंस वॉट एवर इज लेफ्ट इज द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज द एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है, ओके। अब लास्ट में आ जाता है इन्वेंटरी रिकंसिलेशन एंड इन्वेंटरी टेकिंग। ठीक है, तो यहां पे अब मैं आपको कहूंगा कि यू शुड फोकस ओनली ऑन इन्वेंटरी टेकिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब इन्वेंटरी टेकिंग की अगर मैं बात करूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है जिसमें मैं लास्ट में आता हूं, पहले मैं इन्वेंटरी टेकिंग में आ जाता हूं। इन्वेंटरी टेकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान से सोच के देखना। जैसे मान के चलिए मुझे चाहिए 31 मार्च का स्टॉक। ठीक है, लेकिन हमारा जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन हुआ है वो हो गया है मान के चलिए ऑन 21 मार्च, हो सकता है ना।
तो सर मेरे पास तो ये स्टॉक है, मान के चलो यहाँ पे मुझे कहा गया है कि मेरे पास 5,000 यूनिट्स रखे हुए हैं, है ना, लेकिन मुझे स्टॉक चाहिए यहाँ का 31 मार्च का, क्योंकि मेरा बैलेंस शीट उस डेट का है ना। तो सर अगर 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कोई डीलिंग नहीं हुआ होगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा, हम बैठे रहे दुकान बंद करके, ठीक है, हम कोई भी आ रहे तो सबको भगा दे रहे, कस्टमर को भी भगा दे रहे, सप्लायर को भी भगा दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि 31 मार्च तक मैं स्टॉक की वैल्यू में चेंज नहीं ला सकता, ठीक है, देन इन दैट केस वही स्टॉक 31 मार्च में भी बचा रहेगा 5,000 यूनिट्स, है ना। हाँ जी, लेकिन ऐसा करोगे क्या आप? नहीं ना भैया। अभी अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, सर मुझे दो ना यार यूनिट्स, तो आप उसको भगाओगे कि उसको बेचोगे? बेचोगे ना, जाहिर सी बात है। तो आप उसको बोल रहे हो, मान के चलो आपके पास 24 मार्च को, 24 मार्च को एक बंदा आया, बोला सर 1,000 यूनिट्स दो ना सर, तो आप खुशी खुशी बेचोगे यार, क्यों नहीं बेचोगे, पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो आपने 1,000 यूनिट्स बेच दिए, है ना। अब मुझे बताइए, क्या अभी भी 31 मार्च को आपके पास 5,000 यूनिट्स रहेंगे? नहीं ना, 1,000 गए ना। तो 21 मार्च के स्टॉक में और 31 मार्च के स्टॉक में कुछ तो फर्क है ना। तो वो 5,000 में से 1,000 हट गए। अगर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन में कहता हूं, तो 31 मार्च का आपका स्टॉक कितना बचेगा फिर? 4,000 यूनिट्स, करेक्ट। यस। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि यार ये जैसे ही 1,000 बिक गए ना, आपको एक डर महसूस हुआ कि यार मेरे पास तो 4,000 है, अगर कुछ लोग आ गए तो, और कस्टमर आ गए तो सप्लायर बैठा ही है। मैंने सप्लायर को बोला, सप्लायर ओ भाई एक मिनट यार, तू एक काम कर, मेरे को ना और 2,000 यूनिट्स भेज दे। तो आपने 25 मार्च को सप्लायर से और 2,000 यूनिट्स खरीद लिए, हो सकता है ना। उसके बाद मान के चलो 27 मार्च को आपने और 1,500 यूनिट्स बेच दिए, हो सकता है ऐसा। कहने से कि इस बीच में भी परचेस सेल तो होता ही रहेगा सर, तो वो परचेस सेल की वजह से मेरा 31 मार्च का स्टॉक बदलेगा ना, है ना। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल बी माय 31 मार्च स्टॉक नाउ? जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। इस 5,000 यूनिट्स में आपने परचेजेस को किया ऐड, और आपने सेल्स को किया माइनस, ऐसे किया ना, तब जाके आप पहुंचे यहां के स्टॉक में। तो दोस्तों, अगर मान के चलो जिस डेट का मुझे स्टॉक चाहिए, मुझे उसके पहले के डेट का स्टॉक दिया है, तो उस स्टॉक को मैं मान के चलूंगा जस्ट लाइक एन ओपनिंग स्टॉक। फिर मैं ट्रेडिंग जैसा बनाता हूं वैसे ही बनाऊं, परचेज यहां लिख दिया, सेल्स यहां लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सेल्स वहां लिखा तो सेल्स रिटर्न यहां लिख देता हूं, और परचेज यहां लिखा तो परचेज रिटर्न यहां लिख देता हूं, ठीक है। एंड हेंस लास्ट में लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक। तो दोस्तों, मेरा जर्नी है यहां से लेके यहां पहुंचना, यहां से शुरू करके यहां एंड करना, है ना। जैसे बचपन में वो पजल नहीं खेलते थे, यहां से शुरू करके वहां तक जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में ये चार आ गए ना, बेचारे विलेन। तो एज अ रिजल्ट मुझे क्या करना होगा, उस क्लोजिंग स्टॉक पे पहुंचने के लिए परचेज एंड सेल्स रिटर्न ऐड करने होंगे, और सेल्स एंड परचेज रिटर्न माइनस करने होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर ये यूनिट्स में दिया है तब तो बल्ले बल्ले, एज इट इज लिख दो। लेकिन अगर इनका वैल्यू दिया है, रुपीज में दिया है, तो प्लीज याद रखना, मैं सेल्स नहीं सीओजीएस दूंगा। कैसे? प्रॉफिट एलिमेंट हटा के। और इसी तरह से सेल्स रिटर्न नहीं, सीओजीएस, सीओजीएस रिटर्न, उनमें से प्रॉफिट एलिमेंट हटा के लेना पड़ेगा। स्टॉक तो कॉस्ट पे वैल्यू होगा ना, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न सेल वैल्यू पे होता है, यानी प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड होता है, तो मुझे प्रॉफिट एलिमेंट को वहां से हटा के उसका कॉस्ट पकड़ना होगा। बस यही ध्यान में रखना। गॉट इट? यस। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके। अब कहना है कि ये भी हो सकता है कि सर मुझे तो 31 मार्च का स्टॉक चाहिए था, लेकिन जो स्टॉक मुझे मिला है वो 10 अप्रैल को मिला है। ये भी तो हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अब मान के चलो मैंने उल्टा बोल दिया, अब मैंने बोला कि यहां पर मेरे पास 5,000 यूनिट्स है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब 31 मार्च को भी मेरे पास 5,000 यूनिट्स रखे हुए होंगे? अ, हाँ भी और नहीं भी। हाँ कैसे सर? अरे मान के चलो हमने पहले 10 दिन तक काम ही नहीं की, दुकान बंद करके बैठ गए, कस्टमर आया तो बोला भड़ भड़ भड़, नहीं देना है देखो, ऐसा नहीं होता, हमको 31 मार्च का स्टॉक तक पहुंचना है, ठीक है। या सप्लायर आ रहा है, देखो देखो, ऐसा ऐसा करेंगे आप? नहीं ना। कहना है से कि इस बीच में भी कुछ ना कुछ लेन देन हुआ होगा, करेक्ट। अब जरा सोचो, जो भी स्टॉक रहा होगा 31 मार्च को, मुझे पता नहीं, एक्स कुछ तो भी स्टॉक रहा होगा, ठीक है।
कहने ऐसे कि अगर मैंने इस बीच में कुछ भी परचेस किया तो वो एक्स में प्लस हुआ होगा, है ना? और अगर मैंने कुछ भी सेल किया होगा तो वो एक्स में से माइनस हुआ होगा। कैन आई से सो? है ना? अच्छा, तो ये सब प्लस माइनस होने के बाद ये बचा होगा। अब समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब मुझे वो 31 मार्च के स्टॉक पे जाने के लिए बैकवर्ड जाना पड़ेगा, बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उल्टा, उल्टा करूंगा मतलब क्या करूंगा? जो सेल माइनस हो चुका है उसे प्लस करूंगा, जो परचेस प्लस हो चुका है उसे माइनस करूंगा। गेटिंग मी? इसी का एक सिंपल सारा तरीका क्या है? आप फिर से ट्रेडिंग बनाओ, और अगर आपको आगे के डेट का स्टॉक दिया है, आप ऐसा मान लो कि आपको ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये वैल्यू दिया है, ठीक है? अब लिख दो भैया ओपनिंग स्टॉक यहां है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, हाँ, यहां से शुरू कर रहे हो और आपको यहां पे एंड करना है। ओके, अच्छा, तो अब परचेजेस यहां आता है, सेल्स यहां आता है, सेल्स को वहां लिखा तो सेल्स रिटर्न यहां लिख दिया, परचेज वहां लिखा तो परचेज रिटर्न को यहां लिख दिया, चलेगा ना? ओके, तो क्या करना होगा? आप स्टार्ट यहां से कर रहे हो, तो अब क्या क्या प्लस करना है आपको? परचेज रिटर्न और सेल्स प्लस करना है, और क्या माइनस करना है आपको? सेल्स रिटर्न और परचेज माइनस करना होगा, तब जाके आप यहां पहुंचोगे। सिंपल तरीका। ओके, हाँ, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना, फिर से वही बात, अगर यूनिट्स में दिया है कोई गल नहीं, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर रुपीज में दिया है तो आपको यहां से प्रॉफिट एलिमेंट माइनस कर देना होगा, यानी सेल वैल्यू नहीं, आपको क्या पकड़ना है यहाँ पे? आपको पकड़ना है सीओजीएस। इसी तरह से सेल्स रिटर्न नहीं, आपको लेना है सीओजीएस रिटर्न। ठीक है, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ रहेगा और आपको बस उसे हटाना है, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज इन्वेंटरी टेकिंग। अच्छा, इसमें सिर्फ एक और बात है कि कभी कभी आपको कुछ कुछ चीजें घुमाने लायक दे देते हैं, तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि आपको फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है, ओके, कि आपको बुक स्टॉक दिया हुआ है। अब ये काफी कंफ्यूज करता है, ठीक है? लेकिन इसमें ज्यादा सोचना मत, आराम से थोड़ा सा सोच के जाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा नहीं घुमाएगा इसमें। ठीक है, देखो, जैसे अगर मैं कहता हूं दैट यू आर द कंसाइनर ऑफ गुड्स, कंसाइनर, ठीक है? तो सर, आपके पास जो गुड्स है एज अ कंसाइनमेंट में जो आपने बेचे हैं, आपने जो गुड्स कंसाइनमेंट में भेजे, कंसाइनी के पास भेजे, क्या वो फिजिकली आपके पास पड़ा है कि कंसाइनी के पास पड़ा है? कंसाइनी के पास, समझ रहे हो? तो ये फिजिकली आपके पास नहीं है, लेकिन कौन ओनर है इन स्टॉक का? आप ओनर हो, तो ये बुक में आपका स्टॉक होना चाहिए। तो मान के चलो आपको क्वेश्चन में फिजिकल स्टॉक दिया हुआ है और ऐसा कहा गया है कि गुड्स इज विद द कंसाइनी, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि फिजिकल स्टॉक में ये काउंट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा। और अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द बुक स्टॉक, जो कि आपको बैलेंस शीट पे दिखाना है, तो बुक स्टॉक के लिए आपको वो कंसाइनमेंट स्टॉक को भी इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि फिजिकली आपके स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। इसी तरह से मान लो यू आर द कंसाइनी, अब क्या हो जाएगा? अब फिजिकली आपके पास से नजर आ रहा है, लेकिन आप इसके ओनर नहीं हो, तो एज अ रिजल्ट आपको क्या करना होगा? जो भी स्टॉक का फिजिकल वैल्यू दिखाई दे रहा है, उसमें से कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू को माइनस करना होगा, बिकॉज इट इज नॉट योर्स, इट बिलोंग्स टू द कंसाइनर। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ चीजों का एडजस्टमेंट यहां पर आ सकता है। तो यहां पे ज्यादा मत सोचना, बस एक बार आप यहां पे इस पेज को देख लो। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो लोग यहां से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इस पेज को ध्यान में रख लेना। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे कौन सा स्टॉक ज्यादा रहता है, कौन सा स्टॉक कम रहता है, एक बार देख लेना, इस पे ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं घुमाने वाला। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा खास ध्यान है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे करना है। ठीक है, यस। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आ जाता हूं एक चीज में, कि सर ये इन्फ्लेशन वगैरह के केस में फीफो और लीफो मेथड में क्या होता है? चलो आराम से, जैसे मान के चलो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है मतलब मैंने पहले गुड्स खरीदे मान के चलो 10 के रेट पे, फिर खरीदे 11 के रेट पे, फिर खरीदे 12 के रेट पे, फिर खरीदे 13 के रेट पे, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब अगर मैं फीफो लगा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे सीओजीएस में सबसे पहले वाले गुड्स आएंगे, यानी 10 वाले, 11 वाले, है ना? और मेरा इन्वेंट्री में क्या बचेगा? लास्ट वाले, यानी 12 वाले, 13 वाले, है ना? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं लोअर अमाउंट पे सीओजीएस रिकॉर्ड कर रहा हूं और हायर अमाउंट पे इन्वेंट्री, तो मेरा सीओजीएस विल बी शोन एट अ लोअर फिगर,
एंड इन्वेंट्री विल बी शोन एट अ हायर फिगर। लेकिन मैं फिर भी वहां पे हायर नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यही इसका प्रेजेंट कॉस्ट है। गेटिंग मी? यस। तो दोस्तों यहां पर ये सीओजीएस लोअर होने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आएगा अंडर फीफो। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लीफो अप्लाई कर रहा हूं, तो लीफो में क्या होगा जरा सोच के देखिए। इस बार मेरा सीओजीएस होगा लास्ट वाले, यानी 12 वाले, 13 वाले, या ऐसा लिखता हूं मैं, पहले 13 वाले और उसके बाद 12 वाले, ये सीओजीएस में आएगा, है ना। और मेरा जो इन्वेंट्री होगा ये रिकॉर्ड होगा एट मे बी 10 वाला या 11 वाला। सो इन्वेंट्री विल बी शोन एट अ लोअर फिगर हियर, है ना। यानी मेरे बैलेंस शीट में जो मैं इन्वेंट्री रिपोर्ट कर रहा हूं वो लोअर वैल्यू पे रिपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है। और वहीं पे अगर मैं सीओजीएस की बात कर रहा हूं, तो सीओजीएस को मैं एक नॉर्मल रेट पे वैल्यू कर रहा हूं, यही आज के डेट का वैल्यू है। ठीक है। लेकिन कहने से कि ये कहीं ना कहीं हायर है, एंड एज अ रिजल्ट इस मेथड के मुताबिक आपका प्रॉफिट विल बी लोअर। ठीक है। लेकिन ये प्लीज ध्यान में रखना कि AS2 लीफो मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता। AS2 के मुताबिक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड बिल्कुल है, फीफो है, वेटेड एवरेज मेथड है, इवन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है, लेकिन लीफो मेथड AS2 रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी से रिलेटेड बातें हम लोगों ने इन कुछ पलों में डिस्कस कर लिया। आप लोग इसके बाद ईमानदारी से जिस किसी किताब से भी आपने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज फ्रॉम माय साइड फॉर रिवीजन। हम लोग कल से शुरू कर देंगे इन्वेंट्री का प्रैक्टिस। ऑलराइट। आई होप दोस्तों ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा। अगर ये सच में आपके काम में आया तो मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कुछ लिखते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये और भी किसी के काम में आ सकता है, आप बिल्कुल इसे उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है। तो कल से हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेशन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप यहाँ पे, मैंने बहुत बार कहा है, मेरे पहले के वीडियोस में भी कहा है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही स्टूडेंट होने चाहिए। आप कोई भी हो, कहीं से भी पढ़े हो, अगर आपको प्रैक्टिस में दिलचस्पी है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। और इसके लिए मैं अपने कमेंट में पिन करके रख दूंगा एक ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसमें आप लोग बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी रहे, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। उस ग्रुप में आपको कंटिन्यूस इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आई होप दैट दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू। यहीं पे मैं इसे एंड करता हूं। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेशन में। ऑलराइट, गुड बाय ऑल ऑफ यू।